वेलकम टू सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। बच्चों, आज हमारा 15 ऑफ दिसंबर 2025 सीए इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर फाउंडेशन का हुआ है। जेन 26 अटेम्प्ट के लिए पूरा अकाउंट्स का पेपर मैंने सॉल्व किया है। पूरा पेपर हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ट्रिकी पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कवर अप कर लेते हैं। पेपर तो ऐसे नॉर्मल पेपर दिख रहा है, कुछ खास इसमें कॉम्प्लिकेशंस दिख नहीं रहे। तो ऐसा पेपर आएगा तो बहुत स्कोरिंग पेपर है। हाँ, थोड़ा लेंदी लगता है, बट वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड अपने आप बैठ जाता है। स्पीड के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो वन बाय वन पेपर का एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आते हैं ट्रू फॉल्स में। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड। बिल्कुल सही बात है, डिस्काउंट कॉलम कभी बैलेंस नहीं करते, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम डेबिट का टोटल अलग होता है जो डिस्काउंट अलाउड में जाता है, क्रेडिट का टोटल अलाउड क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड में जाता है। तो परफेक्ट है। अ प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेएबल टू बेरर। यस, प्रोमिसरी नोट का बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो करेंसी है वो प्रोमिसरी नोट है। इट इज मेड पेएबल टू बेरर। नॉर्मली प्रोमिसरी नोट इज मेड पेएबल टू बेरर। ठीक है, जिसके हाथ में होता है उसी को आप पेमेंट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन ओवरराइड स्टैट्यूट। नो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब लॉ। लॉ इज ओवर एंड अबव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। In case of admission of new partnership firm, profit loss on revaluation is transferred to all partners। गलत है। न्यू रेशो गलत है। प्रॉफिट लॉस इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, तो ये फॉल्स है। डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन अ फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल गलत है। आपका प्रॉफिट है कि आपका लॉस है, डेप्रिसिएशन लगाना कंपलसरी है। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स। नहीं, देखो, प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, पार्टिसिपेटिंग को ही खाली वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं बच्चों, लेट्स, थियरी तो आप देख लेंगे। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ओनली। तो यहां पे हमारा सी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। रितु वायर्स अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस, मतलब टीबी बना चुके हैं। हैव रेज्ड सस्पेंस, जो डिफरेंस है वो सस्पेंस में जा चुका है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर। क्या? नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, मतलब ये रेक्टिफिकेशन का कौन सा मेथड है? थर्ड मेथड। सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसमें ना एक स्पेशल अकाउंट आता है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो एक बार जरा गलतियों को देख लेते हैं, क्या मिस्टेक्स हैं हमारी। लेट्स टॉक अबाउट द एरर नंबर 1। एडिशन ऑफ फ्रेट कॉलम इन परचेज जर्नल वाज शॉर्ट बाय 70 to 100। देखो, आपका परचेज का जो परचेज बुक होता है ना, एनालिटिकल परचेज बुक, उसमें फ्रेट कॉलम होता है। तो फ्रेट कॉलम का टोटल फ्रेट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। लेकिन आपने अगर फ्रेट कॉलम का टोटल कम किया, मतलब फ्रेट अकाउंट में शॉर्ट डेबिट होगा। तो आपका फ्रेट कॉलम का टोटल फ्रेट अकाउंट में डेबिट होता है और शॉर्ट डेबिट हुआ बिकॉज टोटल कम किया आपने। तो आप क्या करेंगे? फ्रेट को डेबिट कर देंगे। फ्रेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, फ्रेट को डेबिट करेंगे। एंट्री विल कंप्लीट यूजिंग सस्पेंस। अब इसमें एक दिक्कत क्या है, ये थर्ड मेथड है। अब थर्ड मेथड में क्या होता है, सेकंड मेथड की एंट्री हमने पास की, इसमें जो भी आपको नॉमिनल अकाउंट दिखेगा विल बी रिप्लेस्ड विथ व्हाट? पीएनएल एडजस्टमेंट। तो माय फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। दोस्तों, ये पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, जो पीडीएफ है जिसमें मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ ही आंसर उधर ही सॉल्व कर रहा हूँ स्पेस क्रिएट करके, ये पूरा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल जो नया नया अभी बनाया है उस पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो आप वो लिंक के थ्रू चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन के साथ साथ एवरी नाउ एंड देन रिवीजन लेक्चर्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होते रहते हैं। डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, उतना हमारा कमिटमेंट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, चैनल ज्वाइन करेंगे, चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, सो दैट यू डोंट मिस आउट दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। ऑलरेडी मैंने कई ट्रिकी पॉइंट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बना के रखे हुए हैं।
नॉर्मली वो वाली पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है, जहाँ पे थोड़ी क्रिटिकल एरियाज हैं, जहाँ पे नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो चैनल में आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स मिलेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। Second problem. The second problem is repairs made during the year were wrongly debited to building account. मतलब आपने इसको क्या करना चाहिए था, आपने इसको रिपेयर्स टू कैश एंट्री करनी चाहिए थी। रिपेयर्स किया आपने, आपने गलती से बिल्डिंग टू कैश कर दिया। देखो कैश कैश में कोई दिक्कत नहीं, रिपेयर्स ऑल बिल्डिंग में है। बिल्डिंग को गलती से डेबिट किया था, क्रेडिट करो, और सही अकाउंट रिपेयर्स को डेबिट करो। ये हो गया बच्चों मेथड 2 के हिसाब से। नेक्स्ट ईयर जब आप सब्सिक्वेंट ईयर में अकाउंटिंग करते हैं तो रिपेयर्स एक आपका वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, जिसको हम रिप्लेस करेंगे व्हाट, विथ पीएनएल एडजस्टमेंट। ठीक है सर। तीसरा रेक्टिफिकेशन, तीसरा एरर की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड 20,000 एंटर्ड इन सेल्स बुक। फर्नीचर बेचा, सेल्स में डाल दिया, विच इज पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। मतलब ये क्या कि आपने फर्नीचर सेल को गुड सेल का अकाउंटिंग कर दिया। तो आपके हिसाब से देखो ध्यान से, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। आपने ना फर्नीचर बेचा है तो योर करेक्ट एंट्री इज डेटर्स टू फर्नीचर। डेटर्स टू फर्नीचर, क्रेडिट फर्नीचर होना चाहिए, फर्नीचर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने गलती से डेटर्स टू सेल्स कर दिया है, तो आपका डेटर्स, डेटर्स में तो कोई दिक्कत नहीं। इट्स अ प्रॉब्लम बिटवीन फर्नीचर एंड सेल्स। तो सेल्स को डेबिट मार के रिवर्स कर देंगे और फर्नीचर को क्रेडिट मार देंगे। रॉन्ग अकाउंट रिवर्स, सही अकाउंट क्रेडिट, और सेल्स को रिप्लेस कर देंगे विथ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर। हमारा चौथा गलती, लास्ट मिस्टेक, a bill of exchange received from Ram Mohan for 60,000 has been returned by bank as dishonored. बैंक क्यों रिटर्न कर रहा है? बैंक रिटर्न कर रहा है मतलब ये बिल हमने शायद डिस्काउंट कर रखा होगा, नहीं तो बैंक क्यों पिक्चर में आएगा? तो ये बच्चों डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है। ठीक है, तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की क्या एंट्री होती है? ड्रॉवी टू बैंक। तो माय करेक्ट एंट्री इज ड्रॉवी, डेटर्स मतलब ड्रॉवी टू बैंक। अच्छा, हुआ क्या है? हैज बीन क्रेडिटेड टू, हैज बीन क्रेडिटेड टू बैंक, बैंक में क्रेडिट हुआ, बरोबर हुआ। डेबिटेड टू बीआर अकाउंट। अच्छा, मतलब यहाँ पे जहाँ पे मुझे डेटर्स को क्रेडिट करना, डेबिट करना था, बीआर को डेबिट कर दिया। देखो बैंक में तो कोई दिक्कत नहीं, बैंक बैंक इज फाइन, बट डेटर्स में डेबिट करना था, ड्रॉवी में डेबिट करना था, बीआर को डेबिट कर दिया। तो बीआर को क्रेडिट कर देंगे, डेटर्स को डेबिट कर देंगे, सही अकाउंट में ले लेंगे। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं मतलब यहाँ पे अभी थर्ड मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। क्या इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा, तो यही आपका फाइनल एंट्री है। अगर नॉमिनल अकाउंट होता था तो हम इसको रिप्लेस करते थे विथ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बहुत अच्छा, तो ये रेक्टिफिकेशन भी हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब हम बीआरएस की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बीआरएस का, तो स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर बीआरएस of Jagannath Associates on 30 September from particulars given below। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे बोलता है 30 सितंबर पर बैलेंस 30 जून का दिया है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको काट के ना जून कर देता हूँ। तो देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक इन दी क्वेश्चन। बीआरएस का डेट रॉन्ग लिखा है। क्यों मैं बोला हूँ 30 जून होना चाहिए? क्योंकि देखो यहाँ पे ना बैलेंस 30 जून का दिया है पासबुक का। ठीक है सर, तो आपके पासबुक का बैलेंस दिया है डेबिट बैलेंस। देखो पासबुक में डेबिट बैलेंस इज ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट इज पॉजिटिव, डेबिट इज ओवरड्राफ्ट, मतलब योर स्टार्टिंग पॉइंट इज ओडी एज पर पासबुक। तो आपने जो थॉट प्रोसेस है उसी के हिसाब से जाएगी, ओडी एज पर पासबुक। तो आप याद रखना, मैं जब इसको प्लस माइनस करूंगा तो मेरा ये वाला हाथ राइट हैंड है, ये मेरा हाथ कैश बुक मानूंगा, और ये मेरा हाथ पासबुक मानूंगा। ये मेरा राइट हैंड है, कैश बुक है, मेरा लेफ्ट हैंड है, पासबुक है। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, ध्यान देना अभी। हाँ, प्लस माइनस। चेक वर्थ 400 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, नो एंट्री वॉज मेड इन कैश बुक। ये बच्चों क्या है? डायरेक्टली डेबिट मतलब ये एक कलेक्शन है। ये क्या है? एक कलेक्शन है। कलेक्शन कैश बुक में है, सॉरी पास
डायरेक्टली डिपॉजिटेड मतलब पासबुक में कलेक्शन आया, कैश बुक में अभी नहीं आया। तो ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है। मेरा पासबुक में कलेक्शन आ गया, पासबुक ऊपर चला गया, पासबुक मेरा ऊपर चला गया। अभी मुझे पासबुक से कैश बुक जाना है, तो पासबुक से कैश बुक ऊपर से नीचे मतलब क्या करूंगा मैं, माइनस। तो नॉर्मली माइनस होगा, लेकिन क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट में ना उल्टा इफेक्ट देते हैं। तो माइनस आया तो क्या करेंगे हम, प्लस 400 रुपीज करेंगे। आई होप सो वेरी वेरी क्लियर टू एवरी वन। सेकेंड, आउट ऑफ चेक इशूड, इशूड मतलब ये पेमेंट है। 34 चेक्स 20,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 20,000 तो क्लियर हो गए, मतलब बाकी 14,000 चेक्स क्लियर नहीं हुए, तो बीआरएस में 14,000 आएगा। तो ये चेक इशू किया मतलब ये पेमेंट है, इशू किया तो कैश बुक में आ गया, अभी प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक में नहीं आया। तो ये पेमेंट कैश बुक में आया, ये मेरा कैश बुक है। तो कैश बुक में पेमेंट कैश बुक को बैलेंस को कम कर देगा। नाउ पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे है, पासबुक टू कैश बुक इज माइनस, उल्टा इफेक्ट प्लस 14,000। उल्टा करना है, नॉर्मल सोचना है। देखो बीआरएस आपके टीचर ने जैसे आपको सिखाया आप वैसे करो, मैं अपने मेथड से कर रहा हूं, आपके फाइनल आंसर्स मैच होने चाहिए। तरीका थोड़ा 19-20 हर एक टीचर का डिफरेंट रहता है बीआरएस में। A check 4,000 received entered in cash book, it was not sent to bank। ये तो एक कलेक्शन है, तो कैश बुक में एंट्री हो गई, चेक आया तो, लेकिन अभी तक हमने इसको नॉट सेंड टू बैंक, अभी तक इसको बैंक में भेजा ही नहीं, मतलब पासबुक में एंट्री आई नहीं। तो इट्स अगेन अ कलेक्शन, कलेक्शन जो कैश बुक में आया, कैश बुक इज अप, पासबुक टू कैश बुक जाना है, पासबुक टू कैश बुक इज प्लस, उल्टा इफेक्ट -4,000 रुपीज। क्या करेंगे, -4,000। बहुत अच्छा। फिर बोलता है चेक्स वर्थ 20,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब ये कलेक्शन है, बट कलेक्शन वॉज रिपोर्टेड बाय बैंक एज अंडर। ये चेक 30 जून के अंदर क्लियर हो गया। देखो मतलब ये चेक बीआरएस में नहीं आएगा, क्योंकि डिपॉजिट किया तो कैश बुक में आ गया, क्लियर हो गया तो पासबुक में आ गया, 30 जून दोनों को आ गया तो बीआरएस में। 30 जून कैश बुक में भी है, पासबुक में भी है, तो बीआरएस में क्यों आएगा। हाँ, दूसरे जो चेक्स है ना, ये 10 जुलाई क्लियर हुआ, ये 12 जुलाई, मतलब ये 30 जून के बाद क्लियर हुए। तो एज ऑन 30 जून ये दोनों चेक कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, इट्स अ कलेक्शन जो कैश बुक में है, पासबुक में नहीं। कैश बुक कलेक्शन इज कैश बुक अप हो जाएगा, पासबुक से कैश बुक इज प्लस, उल्टा इफेक्ट माइनस। तो दोनों बच्चों माइनस करेंगे 4,000 और 2,000। उम्मीद है खोपड़ी में जा रहा है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 1,600 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये पासबुक पेमेंट है, तो पासबुक नीचे चला गया, पासबुक टू कैश बुक प्लस, उल्टा इफेक्ट -1,600 रुपए। बहुत सिंपल। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ये पेमेंट इन पासबुक है, तो पासबुक नीचे चला गया, पासबुक नीचे, पासबुक टू कैश बुक प्लस, उल्टा इफेक्ट -1,600 रुपए। क्लियर। बैंक चार्जेस 80 नॉट ट्वाइस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। तो ये पेमेंट दोनों में आ गया, लेकिन कैश बुक में ज्यादा आ गया, तो कैश बुक में ज्यादा आ गया तो कैश बुक नीचे चला गया। पेमेंट कैश बुक को नीचे गिरा देता है, कैश बुक में डबल पेमेंट है, तो कैश बुक मेरा किधर चला गया, नीचे चला गया। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, वी हैव टू गो अप। ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है माइक, अरे माइक भाई रुको, तंग मत, डोंट बी, बस ये टॉपिक में ऐसा हाथ हिलेगा, बाकी नहीं हिलेगा। तो बैंक चार्जेस भूल गया मैं, हाँ, पासबुक में आया, पासबुक पेमेंट, पासबुक नीचे चला गया, पासबुक टू कैश बुक प्लस, उल्टा इफेक्ट। आई रिपीट, बैंक चार्जेस, सॉरी कैश बुक में 2 बार आ गया तो कैश बुक नीचे चला गया, तो पासबुक टू कैश बुक इज माइनस, उल्टा इफेक्ट +80। एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट वन इज एन एरर, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कॉस्ट। क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड, अंडर कास्ट मतलब पेमेंट कम हो गया। पेमेंट कम होने से, कैश बुक में पेमेंट कम होने से कैश बुक ऊपर चला जाएगा, बैलेंस बढ़ जाएगा, पेमेंट कम तो बैलेंस ज़्यादा। अब पासबुक टू कैश बुक इज प्लस, उल्टा इफेक्ट -2,000। इसको प्लस माइनस करो, ओडी एज पर कैश बुक आ जाएगा। देखो ये मैंने फटाफट सॉल्व किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने कोई टोटलिंग मिस्टेक नहीं किया, अगर किया है
तो प्लीज़ उसको आप एडजस्ट कर लेना। मेन पर्पस इस आपका पेपर का डिस्कशन होना चाहिए। अगर थोड़ा मैंने कैलकुलेटर प्लस माइनस में गड़बड़ की तो प्लीज़ वो आप संभाल लेना। कॉन्सेप्चुअली डिटेल में परफेक्ट डिस्कशन होगा। चलो अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बीआरएस हो गया हमारा। इंडिया क्राफ्ट कीप्स नो स्टॉक, ये अपना वो है इन्वेंट्री की बात करता है, तो ये भी इधर ही डिस्कस हो जाएगा। नो स्टॉक but physical inventory of stock is made at the end of each quarter. Valuation is taken at cost. The company's year ends on 31st March. Their accounts made to that date. The stock valuation taken on March 31st was, however, misleading, and you have been advised to value closing stock on 31st using stock figure on 31st December 24. ये बोलता है 31st मार्च 25 का अपने को स्टॉक वैल्यू करना है, लेकिन इस दिन जो हमने कैलकुलेशन किया था वो गलत है, मिसलीडिंग है। तो ये बोलता है एक काम करो, तुमने हर 3 महीने में स्टॉक किया है ना, तो तुमने पिछला कभी स्टॉक किया होगा? सर हमने पिछला 31 दिसंबर को स्टॉक किया होगा, 3 महीने पहले। बोलता है वो 3 महीने पहले का स्टॉक उठाओ और 3 महीने का ट्रांजेक्शन्स को प्लस माइनस करो और 31 मार्च का स्टॉक फाइंड आउट करके दो। ठीक है, ठीक है। आपको पूछा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले पढ़ना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑन कॉस्ट एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च 25। तो ये कौन सा स्टॉक चाहिए? मैंने आपको आपको पता है स्टॉक दो होते हैं। एक होता है फिजिकल स्टॉक, मतलब जो दुकान में है। एक स्टॉक होता है जो ओन स्टॉक, जो शायद पूरा दुकान में नहीं, बाहर भी हो सकता है, बट ओन्ड मतलब हमारा स्टॉक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि आपको 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक चाहिए कि ओन चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा ओन स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान से बात को समझना। आपको इन्होंने बोला है 31 दिसंबर का स्टॉक 95, तो मैंने 95 लिख दिया। फिर बोलता है ऑन 31 दिसंबर स्टॉक शीट शोड फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। देखो स्टॉक शीट क्या होता है, जब आप स्टॉक को काउंट करते हैं, वैल्यू करते हैं, तो पेपर्स होते हैं, पेपर्स में लिखे जाते हैं। तो एक पेज का दूसरा पेज पे टोटल, दूसरे पेज का तीसरे पेज पे, ऐसे 10 15 20 25 पेज का स्टॉक शीट बन जाता है। अब उस स्टॉक शीट में दिसंबर में कुछ मिस्टेक्स थे। टोटल 20,000 कैरिड फॉरवर्ड 21,000, मतलब एक पेज का टोटल जो है ना, समरी शीट क्या होता है, स्टॉक की मेन शीट होती है, फिर एक समरी शीट होती है। मतलब क्या होता है, समझो 20 पेज का स्टॉक शीट है, 20 पेज पे स्टॉक लिखा हुआ है, तो हर पेज का एक टोटल होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एक समरी शीट होगा, उस पे ना हर पेज का खाली टोटल लिखा जाएगा। तो वो टोटल 20 का 21 ले लिया, 1,000 ज्यादा ले लिया, 1,000 कम कर दो, क्या टेंशन है। 1,000 स्टॉक दिसंबर के स्टॉक में ज्यादा ले लिया, कम कर दो। टोटल ऑफ पेज हैज बीन अंडर कास्ट बाय 15,200। एक पेज पे ना टोटल कम लिया था, बढ़ा दो, प्लस कर दो, क्या टेंशन है, रेक्टिफिकेशन है ये। फिर बोलता है इनवॉइसेस ऑफ परचेज एंटर्ड इन परचेज बुक ड्यूरिंग क्वार्टर जैन टू मार्च 85। देखो ये परचेज किया तो ये ऐड होगा, 85 का परचेज किया, ध्यान देना कितने का परचेज किया, 85,000 का। आउट ऑफ दिस 18,000 रिलेट टू गुड्स रिसीट प्रायर टू 31 दिसंबर। कुछ गुड्स ना 31 दिसंबर से पहले आ चुके थे। अगर गुड्स 31 दिसंबर से पहले आ चुके थे, इसका मतलब है वो ऑलरेडी इस 95 में 31 दिसंबर के स्टॉक में इंक्लूड होंगे, तो ये फिर से थोड़ी ऐड करने हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 85 में से वो 18 माइनस करो, क्योंकि ऑलरेडी दिसंबर से पहले आए थे, इसलिए वो दिसंबर के स्टॉक में ऑलरेडी इंक्लूड है तो वाई टू इंक्लूड अगेन। हाँ, प्लस क्या बोलता है, इनवॉइस एंटर्ड इन अप्रैल 25, मतलब मार्च तक स्टॉक चाहिए, अप्रैल में बिल थे बट वो मार्च में स्टॉक आ चुका था। तो मार्च में स्टॉक आ चुका था, तो ये मार्च में हमारा हो चुका है, भले बिल बाद में आया, स्टॉक तो मार्च में आ गया ना, तो ये तो हमारा हो गया। तो वो तो 85 में इंक्लूड नहीं है, तो हमें ये इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा टोटल जो परचेज रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 86। इनफ्लो को ऐड करेंगे, आउटफ्लो को माइनस करेंगे, इनफ्लो ऑफ ओनरशिप, आउटफ्लो ऑफ ओनरशिप। इसी तरीके से अपना सेल्स है, 1/5 का सेल्स है जैन टू मार्च का, 20,000 गुड्स डिस्पैच बिफोर 31 दिसंबर। इसमें से ना 20 के गुड्स 31 दिसंबर से पहले जा चुके हैं, तो ये 31 के स्टॉक में
दिसंबर के स्टॉक में होंगे ही नहीं, क्योंकि उससे पहले जा चुके हैं। तो जब हम 31 दिसंबर स्टॉक काउंट कर रहे थे तो ये हमारे दुकान में थे नहीं, तो ये 31 के स्टॉक में नहीं होंगे। तो अभी उसमें ऑलरेडी कटे हुए हैं, तो फिर से क्यों लेस करने का? देखो ये सेल है, सेल आउटफ्लो है, तो ये माइनस करना है। लेकिन ये 20,000 का जो सेल है ये 31 से पहले जा चुका है, तो 31 के स्टॉक में वो होगा ही नहीं, तो पहले ही कटा हुआ है, तो फिर से क्यों काटेंगे? तो हम 1/5 में से ये 20 हटा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 31 के स्टॉक में ये कटा हुआ है। प्लस बोलता है गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31 बस इनवॉइस अप्रैल में बना, लेकिन गुड तो 31 को से पहले जा चुका था। इसका मतलब है वो गुड्स तो जा चुका, तो हमारा ओनरशिप तो जा चुका है, डिलीवरी हो चुकी है, तो ये भले बिल अप्रैल में बना बट ये सेल तो मार्च का माना जाएगा, क्योंकि गुड्स जा चुके हैं, तो ये भी मार्च के सेल्स में जोड़ देंगे 19,000। तो फाइनल सेल जो हम माइनस करेंगे 1,04,000। लेकिन ये 1,04,000 क्या है बच्चों? सेलिंग प्राइस है। आपको पता है स्टॉक में जो भी प्लस होता है माइनस होता है, कॉस्ट कॉस्ट होता है, कॉस्ट पे कॉस्ट प्लस होता है, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होता है, तो बैलेंस कॉस्ट पे मिलता है। तो आपने प्रॉफिट एलिमेंट आपको 25% ऑन कॉस्ट दिया है, तो दैट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो हम इसमें से 20% हटा देंगे, तो हमारी नेट कॉस्ट आएगी, नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 83,200, जो हम माइनस कर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट्स सेल्स रिटर्न के इशू होते हैं, हैज़ बीन इशूड फॉर कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न। तो ये सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल्स माइनस करेंगे तो सेल्स रिटर्न प्लस करेंगे, इसलिए मैंने प्लस कर दिया। लेकिन ये 16,000 है, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? 16,000 में से मार्जिन माइनस करके, क्योंकि जो भी प्लस होगा कॉस्ट पे होगा, माइनस होगा कॉस्ट पे होगा, तो ये हमने मार्जिन काट के इसका कॉस्ट निकाल लिया और हम इसको कॉस्ट पे ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद मुझे 31 मार्च का स्टॉक मिला 47,400। प्लीज़ कैलकुलेशंस चेक कर लेना, मैंने फटाफट एक बार ही किया है, रीचेक नहीं किया। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल परफेक्ट जाएंगे, कैलकुलेशंस बाकी आप चेक कर लेना। ओके सर, डन डना डन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। अच्छा, ये एनपीओ का क्वेश्चन है, तो एनपीओ का मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन डाल के रखा है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। टिक मारते जाएंगे, जो जो मैंने सॉल्व कर दिया है खाली डिस्कस करना है। पूरा सॉल्यूशन मैंने छाप दिया है, देखो पूरा सॉल्यूशन छाप के आंसर टैली करके दे दिया है। चलो अब बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा जिसमें से हमें ओपनिंग कैपिटल फंड मिलेगा बच्चों। तो आप क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो ये आपका मैं एक एक करके टिक करता हूँ, ये दोनों ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे। हम टिक करते जाते हैं एक एक करके। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक आ गया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर आप देखो आपका डोनेशंस, डोनेशंस का एडजस्टमेंट है, डोनेशंस टू बी कैपिटलाइज्ड, 60% डोनेशंस टू बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, ओके, आई नीड टू रेक्टिफाई माय आंसर। डोनेशंस को कैपिटलाइज 60% करना है, तो मैंने पूरा कर दिया था। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इसको ठीक कर देंगे। 7,000 रुपये का डोनेशंस का 60%, 4,200 हम इसको कैपिटलाइज, 6 7 जा 4,200। तो बाकी डोनेशंस को क्या करेंगे? हम इसको इनकम में ले लेंगे। ठीक है, तो हम डोनेशंस को इनकम में ले लेते हैं। आई विल टेक इट हियर। 40% डोनेशन, तो कितना होता है? 4 7 जा 30, 2,800, 4 7 जा 2,800 का डोनेशन हम इनकम में ले लेंगे। बाकी 70% डोनेशन आपका, 60% डोनेशन आपका, 40% एंड 60%, 60% 4,200 ना। हाँ, परफेक्ट, परफेक्टली पोस्ट कर दिया हमने। तो डोनेशंस जी को भी हमने सेट कर दिया, ये डोनेशंस भी हमारे सेट हो गए बच्चों। इट्स ऑल डन। अब हम डोनेशंस के बाद बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, सब्सक्रिप्शन 10,000। तो सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, ये आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है इन एडवांस, तो ये क्लोजिंग एडवांस है। तो आपको पता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, क्लोजिंग एडवांस लेस होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग
माइनस क्लोजिंग एडवांस 10,000 है ना। हाँ, तो ये आपका सब्सक्रिप्शन और आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, प्लस लायबिलिटी में एडवांस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ये भी पोस्टिंग हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस फीस के बारे में लिखा है टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, तो इसको हमने उठा के कहाँ ले लिया, इनकम में ले लिया, पूरा का पूरा 1500 रुपये। बाकी सब इनकम्स ही दिख रहे हैं मुझे तो सीधे सीधे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 है, प्लस 200 अक्रूड है, 200 अक्रूड है, तो आप क्या करेंगे, इसको इनकम में 100 प्लस 200 अक्रूड के दो इफेक्ट, एक इनकम में ऐड करेंगे और फिर अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स असेट्स में भी दिखा देंगे। ओके सर, ठीक है, फाइन। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक, ये इनकम इनकम ये दोनों इनकम में ले लेंगे बच्चों। आप देख लो, इनकम में ले लिया है हमने 400 और 250 रुपये। अच्छा, आपने ड्रामा टिकट सेल किए तो ड्रामा टिकट का कलेक्शन इनकम में जाएगा, लेकिन उसमें से ड्रामा एक्सपेंस माइनस करके दिखाएंगे। सेम टाइप ऑफ इनकम एक्सपेंस को हम नेट ऑफ करते हैं, तो आप इसको ड्रामा कलेक्शन माइनस ड्रामा एक्सपेंस नेट ड्रामा का इनकम क्रेडिट में इनकम में डाल देंगे बच्चों। ठीक है सर, ये नेट ऑफ किए जाते हैं, सेम टाइप ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। तो ये डेबिट साइड हो गया अपना। क्रेडिट साइड हमारा सैलरी एक्सपेंस में जाएगा, रिपेयर एक्सपेंस में जाएगा। देखो सब एक एक करके डाल दिया है मैंने। मिसलेनियस एक्सपेंस एक्सपेंस में जाएगा, लेकिन इसमें प्रीपेड है, तो आप क्या करेंगे, प्रीपेड को उसको लेस करके किधर डाल देंगे, प्रीपेड को असेट्स में डाल देंगे। फिर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये असेट्स में चला जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज आर असेट, ये आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट असेट। ठीक है, उसके बाद आपका है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एक्सपेंस में जाएगा, बट इसमें आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग है। ये आउटस्टैंडिंग 80 रुपये आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे और लाइबिलिटी में दिखा देंगे 80। कभी इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग होता ही नहीं, हमेशा प्रीपेड होता है। ठीक है, अभी दिया है तो हम लोग इफेक्ट दे देंगे, हम थोड़ी लड़ेंगे इंस्टीट्यूट के साथ कि तुमने क्वेश्चन में गड़बड़ किया है। ठीक है सर, तो बिलियर्ड टेबल ये 10,000, ये सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट है। बोलता है बिलियर्ड टेबल मतलब जो पूल 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 गेम होती है ना, उसका टेबल ये। कॉस्टिंग 30 वर परचेज इन 23, पिछले साल खरीदा था, 20,000 वर पेड। मतलब पिछले साल हमने 30 का टेबल खरीदा और 20 पे किया, तो पिछले साल हमने 10 कम पे किया। तो आप पिछले साल की बैलेंस शीट देखो कैसे दिखाएंगे। पिछले साल की ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होगा। पिछले साल की बैलेंस शीट में आपको ये टेबल 30 का दिखाना पड़ेगा, और क्योंकि आपने पिछले साल 20 पे कर दिया, तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर दिखाएंगे, क्रेडिटर फॉर टेबल 10,000 दिखाएंगे। और इसका वेरिफिकेशन है, इस साल आपने 10,000 का पूरा टेबल का पेमेंट कर दिया है, तो इस साल आपको कुछ नहीं करना इस पेमेंट का, ये तो पुराने क्रेडिटर्स को आपने पे किया। हाँ, ये टेबल आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे, इस पे कोई डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला नहीं। अब ये ध्यान देना, ये सबसे क्रिटिकल एरिया था। खरीदा पिछले साल 30 का, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में असेट आएगा, लेकिन पिछले साल 20 पे किया तो क्रेडिटर 10 का दिखेगा, और इस साल वो क्रेडिटर पे हो गया, तो इस साल की बैलेंस शीट में क्रेडिटर गुम हो गया। हाँ, लेकिन टेबल तो इस साल वापस दिखाना पड़ेगा, असेट है, असेट तो कंटिन्यू होगा, नो डेप्रिसिएशन, तो सेम वैल्यू दिखाएंगे। उम्मीद है कि दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई नया क्वेश्चन नहीं, बहुत पुराने क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने उठा के दिया हुआ है। ठीक है सर, तो ये भी हो गया हमारा, टेबल भी हो गया। पेपर इंक एक्सपेंस में डाल देंगे, ड्रामा एक्सपेंस एडजस्ट हो गया, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैंक बैलेंस शीट क्लोजिंग में डाल देंगे। आई थिंक ऑल डन, 1 2 3, बस इसको अभी आप क्लोज कर देंगे। आप जब इसको अभी अभी यहाँ पे क्लोज करने के टाइम थोड़ा सा अमाउंट चेंज हो जाएगा। आप टोटल, मैं जब इसका पीडीएफ अपलोड करूँगा तो वो कैलकुलेट करके टैली करके अपलोड कर दूंगा, आप सरप्लस कैलकुलेट कर लेना। सरप्लस, अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको क्लोज करनी है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल मिलेगा जो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिया। ये जो सरप्लस है ये थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि मैंने डोनेशंस को ना पूरा कैपिटलाइज कर दिया था, अब उसको ठीक कर दिया मैंने डिस्कशन में, तो इसको थोड़ा सरप्लस चेंज होगा और अकॉर्डिंगली ये बैलेंस शीट आपका टैली हो जाएगा। तो ये एनपीओ का
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, आसान सा पेपर था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, ये आपका आ गया बच्चों अभी क्या, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये सबसे पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी के क्वेश्चन में आपको मैं बोलूँगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाना है, और अज्यूमिंग दैट जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज मेंटेन्ड एट सरेंडर वैल्यू, मतलब मेथड 2, मतलब जहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी को असेट मानेंगे, इन्वेस्टमेंट मानेंगे। तो हम उसमें क्या करते हैं, आपका पॉलिसी कितने का है, 1.5 लाख का पॉलिसी है, जिसका आप हर साल 9,000 का प्रीमियम पे करते हैं। प्रीमियम आप कौन सी तारीख पे करते हैं, सर प्रीमियम की तारीख हमारी है 10 जून को हम पे करते हैं। ठीक है सर, 10 जून का जो प्रीमियम है, ठीक है। ओके, हाँ, तो 10 जून को आप पे करेंगे। 31 दिसंबर की आपकी सरेंडर वैल्यू दी हुई है हर साल, 31 दिसंबर, 21, 22, 23, 24। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर जो है वो 31 दिसंबर के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो आप जेएलपी अकाउंट बना लेंगे, मैंने बना लिया है, आप टेंशन मत करो, ये जेएलपी अकाउंट है, बहुत ही आसान है। आप जब प्रीमियम पे करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक 10 जून को, और फर्स्ट ईयर में आपकी सरेंडर वैल्यू जीरो है। जब सरेंडर वैल्यू जीरो है, इसलिए पूरा का पूरा प्रीमियम पीएनएल में राइट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होने वाला। सेकंड ईयर में आप फिर से जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक प्रीमियम पे करेंगे, और ईयर एंड पे इसको आप 2700 पे क्रेडिट, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितने पे दिखाएंगे, 2700 रुपए पे, और इस लेजर का बैलेंसिंग फिगर जो भी आया वो राइट ऑफ कर देंगे पीएनएल में। इस मेथड में क्या होता है, जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पे दिखाते हैं, और जो डिफरेंस है वो राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका ये साल का क्लोजिंग बैलेंस, ये साल का ओपनिंग बैलेंस, ये 2700 होगा। ठीक है, तो आपका ये एक साल का क्लोजिंग बैलेंस, अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, फिर से आपने थर्ड ईयर का प्रीमियम पे किया, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इसकी थर्ड ईयर की सरेंडर वैल्यू 6,000 है, तो आप इसको 6,000 पे क्लोज करके दिखाएंगे, और जो बाकी डिफरेंस है वो आप 9 9, मैं बोला ना 9 2 11,700, कैलकुलेशन खाली आप संभाल लेना। 11,700, 11 में से 6 गया, 5,700 का बाकी जो अमाउंट है वो राइट ऑफ कर देंगे पीएनएल को। मतलब ये इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है जिसकी ये ईयर एंड की वैल्यू है, तो उसके बाद जो बाकी डिफरेंस बचा उतना इन्वेस्टमेंट हम राइट ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही स्पेशल इन्वेस्टमेंट है जो हम हमेशा सरेंडर वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है वो तो अपने को पीएनएल में लॉस बुक करके राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, जेएलपी में क्या होता है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें ना आपको जितना आप प्रीमियम पे करते हैं उससे वैल्यू कम आपको मिलता है, अगर आप बंद करेंगे तो आपको कम पैसा मिलता है, क्योंकि देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम योर साइड, सो यू वोंट गेट फुल अमाउंट, आपको काट के पैसा मिलेगा। सरेंडर वैल्यू वही है, आपने अगर पॉलिसी बीच में बंद किया तो कितना मिलेगा, कम मिलेगा, तो बाकी जो डिफरेंस है लॉस बुक करना पड़ेगा। अच्छा, तो आप ऐसे करते करते ये आपका चौथे साल का ओपनिंग बैलेंस, फिर प्रीमियम पे किया, फिर सरेंडर वैल्यू पे दिखाया, फिर डिफरेंस को पीएनएल में राइट ऑफ किया, ऐसे करते करते पांचवें साल में आ गए, और पांचवें साल में हमारा एक पार्टनर रिटायर हुआ, अकबर रिटायर हो गया 15 अप्रैल को, और अभी हमने करंट ईयर प्रीमियम नहीं पे किया, क्योंकि जून 10 को पे करते, 10 जून से पहले 15 अप्रैल को अकबर ने टाटा बाय बाय बोला, बोला मैं हिंदुस्तान छोड़ के जा, मतलब पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूँ। हमने बोला टाटा बाय बाय, धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद। पॉलिसी वॉज सरेंडर, पॉलिसी आप सरेंडर करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, कितना, सरेंडर वैल्यू। आइडियली आपको 15 अप्रैल कितना पैसा मिला देना चाहिए था, सरेंडर वैल्यू कितना मिला,
नहीं दिया तो इससे इमीडिएटली पहले क्या सरेंडर वैल्यू है 10,800, हम अज्यूम करेंगे इतना ही सरेंडर वैल्यू मिला। तो हमारी अकाउंटिंग ऐसी होती है, जीएलपी एक इन्वेस्टमेंट है। जब आप जीएलपी सरेंडर करते तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, और अगर इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। व्हाट इज द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट? जीएलपी अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट बाय बैंक। जीएलपी में 10,800 का वैल्यू है, 10,800 मिला और जीएलपी अकाउंट अपने आप टैली हुआ। हाँ, अगर आपको सरेंडर वैल्यू थोड़ा ज़्यादा मिलता था तो फिर इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट जैसा हो जाता, तो प्रॉफिट निकलता था, बैलेंसिंग फिगर। लॉस भी हो सकता है, कम मिला तो ये प्रॉफिट या जो भी लॉस मिला ये आप बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। दिस इज हाउ वी डील विथ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। खत्म किया बच्चों हमने जीएलपी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो जेएलपी के बाद हमारा अगला मुद्दा होता सीता, गीता और मीना। ये पार्टनर्स थे, उनके फिक्स्ड कैपिटल्स हैं। ये मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं, 750, 375, 375। एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप इनको सैलरी देनी है। मीना जी को 75 का सैलरी देना है। ऑल पार्टनर्स इंट्राइटल फॉर इंटरेस्ट 5%। प्रॉफिट लॉसेस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विच इज 2:1:1। 750, 375, 375, तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 हो गया। लेकिन हुआ क्या? ऑन 31 मार्च 24 495 का प्रॉफिट है, 31 मार्च 25 675 का। अब जोल क्या किया? डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव एडजस्टमेंट्स। उन्होंने क्या किया? ना सैलरी दिया, ना इंटरेस्ट दिया, और प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। गलती हो गया। आपको क्या बोलना चाहता है कि आप इस गलती को क्या करो? रेक्टिफाई करो। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको कैसे करेंगे? और उसकी एक ही जर्नल एंट्री, एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। कैसे? जिसको ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया गलती से ले लो, और जिसको कम दिया उसको दे दो। तो आपको कैसे करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये प्रॉफिट सही तरीके से बांटते तो कैसे बांटते? तो मैंने एक टेबल बना दिया है इसका। आप देखो, मीना को आप सैलरी देंगे। अब ये प्रॉब्लम कितने साल के प्रॉफिट में है सर? 2 साल के प्रॉफिट में है। तो रेक्टिफिकेशन 2 साल के प्रॉफिट का एक साथ होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 साल के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 साल का 75 का सैलरी, 2 साल का सैलरी हो गया 1.5 लाख रुपया बच्चों। बहुत अच्छा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे 7.5 लाख रुपए पे 5% तो होता है 37,500 एक साल का। 2 साल का बोले तो 75,000। ऐसे ही मैंने इन दोनों का इंटरेस्ट भी निकाला है। 3,75,000 पे 5% 2 साल का। अच्छा, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना है सर? 495। मैं अभी प्रॉफिट को जरा एक अच्छा कलर मार देता हूँ। 495 और 675, ये दोनों प्रॉफिट अगर आप जोड़ देंगे तो आपका उस प्रॉफिट में से आपको क्या, आपने क्या बांट दिया सर? सैलरी बांट दिया। आपने क्या क्या बांट दिया वो माइनस करो। टोटल प्रॉफिट में से ये 3-4 अमाउंट माइनस करो। टोटल प्रॉफिट माइनस सैलरी माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बचा प्रॉफिट 870। और बचा हुआ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 211 में बांटना है। तो मैंने 870 को 211 में डिवाइड किया। 435, 217 500, 217 500। तो इन्होंने इसके हिसाब से अभी डिवाइड किया है। मतलब अगर आप सही तरीके से प्रॉफिट बांटते तो गीता को कितना पैसा मिलना चाहिए? 510 मिलना चाहिए था। और सीता को 510, गीता को 255, और तीसरी कौन है? मीना को 4,05,000। लेकिन हमने क्या किया? हमने ये प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। तो मैंने क्या किया? दोनों प्रॉफिट जोड़ दिए, 495 और 675 टोटल किया। टोटल कितना आया देखो आप, 495 प्लस 675, ये होता है 1170। इसको डिवाइड बाय 3 करके इक्वली, ये गलती से तो ये कलर बदल देता हूँ, ये हमारा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। 390 390 390, तो हमें सीता को देना चाहिए था 510, उसको हमने 390 दिया, तो बाकी 120 उसको कम दिया, अब देना पड़ेगा। और गीता को हमने 255 देना था, 390 ज़्यादा दे दिया, एक्सेस 135 उससे वापस लेना है। सेम मीना को आपने 15,000 कम दिया है। तो बहुत सिंपल है, जिसको ज़्यादा दिया उसके उससे ले लो। कैसे लेंगे? बाय डेबिटिंग हिज
और हर करंट अकाउंट। डोंट यूज कैपिटल अकाउंट बिकॉज ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो प्रॉफिट का लेन देन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही करंट अकाउंट में होता है, तो लेन देन भी करंट अकाउंट से करना है। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये सब अच्छे से करते हैं लेकिन करंट अकाउंट नहीं यूज करके कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। इन्होंने प्रॉब्लम पहले ही आपको बता दिया। तो फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, कौन से कैपिटल्स हैं? फिक्स्ड कैपिटल्स हैं। तो आप क्या करेंगे, गीता के करंट अकाउंट को डेबिट मार देंगे, उससे लेंगे और सीता और मीना को दे देंगे। देखो ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऊपर का जो माहौल ये है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और ये डिफरेंस। तो जिसको कम गया उसको क्रेडिट मार के दे दो, जिसको ज़्यादा गया उससे उतना डेबिट मार के ले लो। बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग है। हमारा सम हो गया डन डन, इजी एंड खत्म। ओके सर, क्या बात है, होते जा रहे समझ तो बहुत बढ़िया से। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। 4A का डिसोल्यूशन का सम डिस्कस करते हैं। देखो 2 और 3 दो सम 40 मार्क के डिस्कस हो गए। क्वेश्चन 1 60 का पेपर डिस्कस हो गया। अगले 25 मिनट में 100 का कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन 4-5 ने 120 का पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि हम ऑप्शन भी तो डिस्कस करेंगे। तो अगले आधे घंटे में लगभग हम पूरा पेपर कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोई बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। आपको लेजर बनाने हैं तो लेजर बना दिए, रियलाइजेशन, कैपिटल, कैश बैंक, कैपिटल। तो मैंने देखो डिसोल्यूशन के बना दिए ये। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आपका जो असेट्स हैं वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर 1 2 3 4 5, 5 असेट्स रियलाइजेशन में 1 2 3 4 5। डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स रियलाइजेशन टू सन्ड्री असेट ट्रांसफर कर देंगे, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे। कैश बैंक ट्रांसफर नहीं करते, और अलग अकाउंट बना के उसमें रखा जाता है। फिर आप लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज 184, ये भी ट्रांसफर हो गया। उसके बाद आपने कुछ रिजॉर्व्स हैं, हाँ ये रिजॉर्व है, तो ये रिजॉर्व पार्टनर्स कैपिटल में हम बांट देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा जो दिया हुआ है, प्लस रिजॉर्व्स को पीएसआर में बांट दिया, 3:1 में बांट दिया। रिजॉर्व्स कैपिटल में क्रेडिट होते हैं, प्रॉफिट्स हमेशा कैपिटल में ऐड मतलब क्रेडिट किए जाते हैं। ठीक है सर, रिजॉर्व्स भी हमने बांट दिए, बैलेंस शीट खाली हो गया। अब हमें सेटलमेंट चालू करना है, तो हमें इन असेट्स बेचने हैं। सबसे पहले असेट्स में बोला इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड हमने बेच दिए। देखो आप रिकॉर्डेड हैं कि अनरिकॉर्डेड है, सेल का एंट्री सेम आएगा। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। देखो आपके असेट्स कौन से साइड पड़े हैं? सर मेरे असेट्स तो डेबिट साइड पड़े हैं, तो सेटलमेंट क्रेडिट साइड होगा। रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंटिंग एंट्री विल रिमेन सेम। डिटेल डिस्कशन में इसका लॉजिक हमारा डिस्कशन होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेचा, डेटा, लैंड, बिल्डिंग, मशीन सब जो दिया है हमने, सेलिंग प्राइस ले लिया, सब बेच दिए। इसका कैश बैंक टू रियलाइजेशन, कैश बैंक आएगा, पैसा आएगा टू असेट की जगह टू रियलाइजेशन, बिकॉज असेट सब कहाँ जमा किए हमने? रियलाइजेशन में। तो बच्चों हमारा इसका कैश बैंक में डेबिट इफेक्ट आ जाएगा। ये देखो सेल ऑफ असेट्स, एक असेट ना फर्नीचर एक्स लेके गया, तो वो 75 में लेके गया, तो एक्स के कैपिटल को हमने उतना डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर। बहुत सिंपल लॉजिक है। असेट्स इधर है, सामने सेटलमेंट होने वाला है, रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है कोई फर्क नहीं पड़ता, सेटलमेंट की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? सेम होगी। अब बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर में कुछ अच्छा पॉइंट डाल दिया इन्होंने, बोलता है क्रेडिटर को ना फर्नीचर दिया हमने 25 का 24 में, कितने में दिया वो इंपॉर्टेंट है, मतलब 24 के क्रेडिटर सेटल हुए। तो मेरे टोटल क्रेडिटर कितने के हैं? सर मेरे टोटल क्रेडिटर मैंने इधर कैलकुलेशंस किए हैं, टोटल क्रेडिटर 184 के हैं, उसको 24 का फर्नीचर दे दिया, 24 में दे दिया, 25 का 24 में दे दिया। जितने में दिया उतना हिसाब क्लियर होता है, जितने का दिया नहीं, जितने में दिया उतना हिसाब क्लियर होता है। तो 184 में से 24 का हिसाब क्लियर हो गया, तो बाकी 160 बचा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बोलता है बाकी क्रेडिटर्स को हमने कैश पे कर दिया। किधर गया, तुम्ही कुठे गेला? द रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स वर रियलाइज्ड एट इट्स वैल्यू, मतलब बाकी पे कर दिया कैश में। तो बाकी के क्रेडिटर्स कितने बचे? 160 पे कर दिए हमने। अच्छा आपने क्रेडिटर को फर्नीचर दे दिया, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। आप अगर किसी लाइबिलिटी के सामने कोई असेट देते हैं तो बच्चों हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। ऑल राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम एंट्री पास कर देंगे।
हम पेमेंट ऑफ क्रेडिटर की एंट्री 160 की डेबिट साइड कर दी है। लायबिलिटी क्रेडिट में है तो सेटलमेंट डेबिट में होगा। लायबिलिटी टू कैश बैंक, देन लायबिलिटी अकाउंट इज रिप्लेस्ड विथ रियलाइजेशन टू कैश बैंक 160 प्लस कुछ एक्सपेंस पे किए वो भी इधर डेबिट हो जाएंगे, और कुछ बिल था, अनरिकॉर्डेड बिल था तो वो भी पे कर दिया। जो भी पे करेंगे डेबिट में आएगा, वो लायबिलिटी रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, पेमेंट एंट्री विल रिमेन सेम, एक्सपेंस भी सेम एंट्री से पे कर देंगे। तो इसका कैश बुक में सेकंड इफेक्ट दे दिया हमने बाय रियलाइजेशन। तो हमने असेट्स गुम कर दिए, लायबिलिटीज गुम कर दी। आई थिंक स्टोरी को क्लोज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। इसमें प्रॉफिट आ रहा है, हम इधर प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट कर दिया हमने प्रॉफिट 321 ओल्ड पीएसआर में। और कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर हमने जो भी निकला उतना अमाउंट हमने उनको दे के उनका हिसाब किताब कर दिया, और सबको बोला भाई सब अपने अपने घर चले जाओ, चुपचाप पैसा लेके जाओ, घर में संभाल के रखो। बिजनेस बंद, ताला लगा के फर्म कंप्लीटली क्या हो गया बच्चों, बंद हो गया हमारा। उम्मीद है इट इज ऑल क्लियर टू एवरीवन। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो अभी हम हमारा अगला क्वेश्चन ये हमने खत्म किया। अभी आपका आता है सिंगल एंट्री का सम है, बढ़िया सिंपल सम है, कुछ है नहीं, आसान सा सम है। तो आप अगर इस सम को देखेंगे, सिंगल एंट्री के सम में हमेशा देखने के टाइम पहले ये देखने का कि क्या भाई आपको पहले तो कैश और बैंक कंबाइंड बनेगा, अलग बनेगा। आप लुकिंग एट द क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ रहे। हाँ, आई एम इनटू फास्ट ट्रैक रिकॉर्डिंग। तो आपका ओम कैरिड ऑन रिटेल मर्चेंट, ही हैज नॉट मेंटेन द रेगुलर बुक्स, मतलब सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हाउएवर ऑलवेज मेंटेन 10,000 इन कैश, मतलब कैश ओपनिंग क्लोजिंग सेम है। डिपॉजिटेड बैलेंस इनटू बैंक, जो 10,000 के ऊपर का कैश है बैंक में जमा कर देते हैं, नकते ही नहीं है ज्यादा कैश। ही इन्फॉर्म्स दैट ही सोल्ड गुड्स एट प्रॉफिट 25। जब भी परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट का गेम है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में कोई तो एक मिसिंग फिगर है, क्योंकि ये परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब है आपको ग्रॉस प्रॉफिट इस परसेंटेज की वजह से मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग में कुछ तो मिसिंग होगा। क्या मिसिंग है? आई कैन विजुअलाइज दैट वेरी इजीली। आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते रास्ता मिल रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में से क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर मिलने वाला है। बहुत अच्छा सर। अच्छा, दूसरा सवाल, कैश और बैंक देखो अलग अलग है। देखो कैश अलग है, बैंक अलग है। इसका मतलब है कैश अकाउंट अलग बनेगा, बैंक अकाउंट अलग बनेगा, प्रोवाइड दोनों के ट्रांजेक्शन्स अलग हैं। अब यहाँ पे लिखा है पासबुक की इंफॉर्मेशन, मतलब ये बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं। और उसके बाद कैश की नीचे दी हुई है, इसका मतलब है कैश के ट्रांजेक्शन्स अलग दिए हुए हैं। मतलब इसका कंफर्म हो गया सॉरी, कि कैश अकाउंट अलग बनेगा, बैंक अकाउंट अलग बनेगा। ये बात तो कंफर्म हो गई बच्चों। ये पहले डिसाइड करना होता है कि अलग बनेगा कि कंबाइंड बनेगा, दैट विल मेक अ डिफरेंस। नहीं तो सम अपना बीच में रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट मैंने फॉर्मेट बना के रखा है। हाँ, ये ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना के रखा है। कैश अकाउंट बनाया वर्किंग नोट 1, बैंक अकाउंट वर्किंग नोट 2, डेटर्स वर्किंग नोट 3, 4 क्रेडिटर्स। और क्योंकि ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सब फॉर्मेट तैयार कर दिया। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग असेट्स लायबिलिटीज पहले पोस्ट कर दिए हमने। कैश और बैंक में, डेटर क्रेडिटर में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पोस्ट कर दिया। तो पहले फील्डिंग पूरी रेडी हो गई, सब लेजर्स बन गए, ओपनिंग क्लोजिंग पोस्ट हो गया। उसके बाद हम एक एक करके ट्रांजेक्शन्स देंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स में डेबिट, बैंक में क्रेडिट पोस्ट कर देंगे बच्चों। पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस टू बैंक, तो बिजनेस एक्सपेंस में डेबिट और बैंक में क्रेडिट। और ये बिजनेस एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट पीएनएल में चला जाएगा। रिसीट फ्रॉम डेटर्स, बैंक टू डेटर्स, बैंक में डेबिट, डेटर्स में क्रेडिट। लोन फ्रॉम विमल, बैंक टू विमल्स लोन,
ये बैंक में आया है पैसा, तो बैंक टू विमल्स लोन, और ये बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा। हिडन एडजस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट दिया है 1 अक्टूबर से 31 मार्च, बोला तो 6 महीने का इंटरेस्ट अपने को आउटस्टैंडिंग है। तो आपका 6 महीने का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 5,000 रुपया होगा। 5,000 का इंटरेस्ट का 2 इफेक्ट आएगा, पीएनएल में डेबिट करेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा देंगे, देना है पैसा अपने को। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक टू कैश, तो कैश में क्रेडिट, बैंक में डेबिट, कॉन्ट्रा होता है, ये एंट्री कर देंगे। ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 20,000, कैश, कैश क्रेडिटर्स टू कैश, तो क्रेडिटर्स में डेबिट, कैश में क्रेडिट, पोस्टिंग करेंगे। सैलरीज 40,000 पेड इन कैश, सैलरीज टू कैश, तो कैश में क्रेडिट और ये सैलरीज उठा के पीएनएल में डेबिट कर देंगे। ड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू कैश, तो कैश में क्रेडिट और ड्रॉइंग्स का सेकंड इफेक्ट कैपिटल में से लेस करेंगे। ड्यूरिंग the year Ram has not introduced any additional capital, surplus cash if any to be treated as cash sales। तो हमने जो भी मैंने ओरली बात किया, मैंने सब पोस्टिंग्स करके रखे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, कैश में जो भी सरप्लस है, कैश में जो भी सरप्लस है, मतलब डेबिट साइड जो भी बैलेंसिंग फिगर आया, उसको आप क्या ट्रीट करेंगे, कैश सेल्स। तो कैश अकाउंट से मुझे कैश सेल्स मिला, ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर दिया, आई गॉट बैलेंसिंग फिगर एज कैश सेल्स। मेरा बैंक अकाउंट अपने आप टैली हो गया, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, टैली हो गया तो बहुत खुशी की बात है, बढ़िया एकदम। डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग, क्लोजिंग, कलेक्शन, बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट सेल्स मिला, क्रेडिट सेल्स डेटर्स में से मिला, मैंने पोस्ट कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्रेडिटर अकाउंट में परचेज बैलेंसिंग फिगर मिला, क्रेडिट परचेज, ये परचेज क्रेडिट परचेज हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड उठा लिया, हो गया गेम खत्म। अब आप क्या करेंगे, आपने वहां से परचेस उठा के ले लिया, कैश क्रेडिट सेल्स उठा के ले लिया, ओपनिंग स्टॉक दिया है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है 25% ऑन सेल्स, ये सेल्स 1240 का 25% 31 लैक्स का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। और जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, यू गेट योर क्लोजिंग स्टॉक एज बैलेंसिंग फिगर, खत्म। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट दे दो बैलेंस शीट में, उसके बाद आप सम को क्लोज करेंगे और नेट प्रॉफिट निकालेंगे 145। नेट प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करेंगे, कैपिटल कहाँ से आया, ओपनिंग बैलेंस शीट में से आपको क्या मिला, ओपनिंग कैपिटल मिला, इसको आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले लिया, प्रॉफिट जोड़ दिया, ड्रॉइंग्स लेस किए, क्लोजिंग कैपिटल और बैलेंस शीट आपका अपने आप क्या हो गया, टनाटुन टैली होके खत्म हो गया बच्चों। सो इस तरीके से हमने सिंगल एंट्री का एक सिंपल सा सम कंप्लीट कर दिया। आई होप वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके बच्चों, सिंगल एंट्री के बाद हमारा अगला सम है डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन का सम बात करते हैं। गौर परचेज एसोसिएट बॉट अ कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 21, 6 lakhs, चेंज्ड चार्ज डेप्रिसिएशन 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दे मेड फर्दर परचेज, फिर 2 साल के बाद और कंप्यूटर खरीदा, फिर 2 साल के बाद और खरीदा, और WDV के हिसाब से डेप्री चल रहा है। और फिर क्या हुआ, 1 अप्रैल 24 इस डेट को डिसाइडेड टू चेंज द मेथड स्ट्रेट लाइन चेंज डेप्रिसिएशन अज्यूमिंग एक्सपेक्टेड लाइफ टू बी 8 years। अब SLM में लाइफ बताया है, अब बोला WDV से SLM में ट्रांसफर करेंगे, बट 24 में ट्रांसफर करेंगे, मतलब 21 से 24 मार्च तक सेम WDV चलेगा, फिर 24-25 में SLM चलेगा, लेकिन SLM परसेंटेज मेथड से नहीं, लाइफ वाले मेथड से। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ कंप्यूटर इज एस्टिमेटेड टू बी 8 years फ्रॉम 1 अप्रैल, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स हैं पुराने होने दो, नए होने दो 1 अप्रैल 24 को उसकी आगे की रिमेनिंग लाइफ 8 साल हम अज्यूम करेंगे। इन्होंने ये जो वर्ड लिखा है फ्रॉम 1 अप्रैल 24, ये इंडिकेट करता है कि 1 अप्रैल 24 से 8 साल और होगी लाइफ, पुराने की भी नए की भी। जबकि लॉजिकली अपने को क्या लगता है, पुराने की लाइफ और नए की लाइफ सेम कैसे होगी, जो 21 में खरीदा और जो अभी 24 में खरीदा, दोनों की बाकी लाइफ 8 साल कैसे होगी, होनी नहीं चाहिए, बट क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है हमें वैसे करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, सॉल्व किया है मैंने पूरा।
हाँ ये मैंने टेबल बनाया है। पहले पहले क्या किया मैंने, फर्स्ट कंप्यूटर खरीदा 6 लाख में, और 1,20,000 20% डिप्री लगा 480 सेकंड ईयर में। फिर सेकंड परचेस किया, फिर दोनों पे 20-20% WDV से डिप्री लगाया, तो थर्ड ईयर में बैलेंस आ गया 1,423 को। थर्ड ईयर में कोई परचेस सेल नहीं, फिर 20% डिप्री लगाया। कैलकुलेशंस वेरीफाई कर लेना, मैंने एक बार ही किया है, वेरीफाई नहीं किया है वापस। तो आपका फोर्थ ईयर में आप पहुंच गए WDV। अब ये फोर्थ ईयर में बड़ी गेम है। फोर्थ ईयर में आपने क्या किया, एक कंप्यूटर परचेज किया, एक कंप्यूटर आपने क्या किया, परचेज किया। अब यहाँ पे आपने मेथड चेंज किया। अब आप क्या बोल रहे हैं कि जब फोर्थ ईयर में 1/4/24 को आपने मेथड चेंज किया, तो आपकी रिमेनिंग लाइफ सब कंप्यूटर्स की 8 साल मानी। तो आप क्या करेंगे, ये जो इसका बाकी बैलेंस है उसको 8 साल में डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं इस बैलेंस को 3,07,200 जो चौथे साल का ओपनिंग बैलेंस है 8 साल में डिवाइड करता हूं, तो मेरी डेप्रिसिएशन आ जा 288 को 8 साल में डिवाइड करेंगे। देखो SLM मेथड में ना अब आप कॉस्ट कॉस्ट को बेस नहीं ले सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 साल WDV मेथड से डेप्री लगा चुके हैं। अब चौथे साल में SLM मेथड आपको, तो सीधा इसको ही कॉस्ट मान के अगले 8 साल में इक्वली राइट ऑफ करेंगे, इसको ही कॉस्ट मान के। तो इसी को 8 से डिवाइड करेंगे और तीनों का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो ये आपका कैलकुलेशन पार्ट हो गया बच्चों, उम्मीद है क्लियर टू एवरीवन। अब आपने क्या करना है, लेजर बनाना है। अब लेजर में आपको 1 अप्रैल, लेजर खाली आपको कौन से ईयर का बनाना है, लेजर आपको खाली एक ही साल का बनाना है। 31 ईयर एंडिंग 31 मार्च 25, मतलब 24-25 का लेजर आपको बच्चों बनाना है। तो आप इस लेजर को कैसे बनाएंगे, आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये मेरा डेटा लेता हूं मैं, देखो कलर करता हूं, ये मेरा 1 अप्रैल 24 को ये दो असेट्स के ओपनिंग बैलेंस दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 अप्रैल 24 का टोटल ओपनिंग बैलेंस आएगा। ये आपका टोटल आ गया। फिर आपने नया खरीदा 3 लाख में, फिर आपने तीनों मिला के डेप्री चार्ज किया। देखो एक का डेप्री, दूसरे का डेप्री, तीसरे का डेप्री, तीनों मिला के 1,11,900 का डेप्री लगाया। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, ये आपका डेप्रीसिएशन आपने लगा दिया। बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस, यू आर डन विद द लेजर। कुछ नहीं है लेजर में, लेजर तो बहुत ही आसान सीधा सीधा सा लेजर है आपका। हाँ बच्चों, ये हमारा हो गया, ये डन विद दिस। नाउ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बहुत ही आसान सा अकाउंट है। मैं फटाफट बताते जाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम लेना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। इसमें ना परचेज रिटर्न को लेस करेंगे और कैरियज इनवर्ड उसमें ऐड करेंगे। अरे आई फॉरगॉट वन थिंग, आई मेड अ मिस्टेक, थोड़ा आंसर बदलेगा। व्हाट इज मिस्ड बाय मी, आई हैव फॉरगॉटन टू डिडक्ट व्हाट, सुबह सुबह फटाफट किया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैंने माइनस ही नहीं किया, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 4935। तो आपका आंसर थोड़ा बदल जाएगा, मैं जो इसको टेलीग्राम में डालूंगा करेक्ट करके डाल दूंगा, डोंट वरी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज के एक्सपेंस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री के ओवरहेड्स। इसमें एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको हमें इग्नोर करना है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस चेयर्स, कैबिन्स। ये तो फिक्स असेट बना रहे हैं, फिक्स असेट थोड़ी इसमें आता है, वो तो बैलेंस शीट में जाता है। तो ये वाला एक खर्चा है जो हमको इग्नोर करना पड़ेगा। बाकी वाले खर्चे देखो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे, रिपेयर्स, पावर, डेप्रीसिएशन, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे। तो ये चारों के चारों खर्चे आप फैक्ट्री ओवरहेड्स में जोड़ देंगे बच्चों, 1 2 3 4 करके आप इधर जोड़ देंगे। फिर आपका ओपनिंग WIP डेबिट में आएगा, क्लोजिंग WIP क्रेडिट में, और सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिट होता है। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी आया आप कैलकुलेट कर लेना, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ दिया ही नहीं है ज़्यादा, कुछ सिंपल दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों हमारा
लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, नहीं इसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारा ध्यान देना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। हमारे पास कितने हैं? 60,000 इक्विटी शेयर्स है, 36,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं फुली पेड वाले, 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लेकिन ये पार्टली पेड अप है, 6 पेड अप है। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को कभी भी हम रिडीम नहीं कर सकते। अगर आपको इनको रिडीम करना ही है तो पहले आपको इनको फुली पेड करना पड़ेगा। देखें क्या बोलता है आगे सम। तो एक इक्विटी है, दो प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस एक फुली पेड है 12% वाला, 10% वाला प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजॉर्व्स पड़े हमारे पास बहुत सारे। पीएनएल 160 पड़ा है, जनरल रिजर्व 240, ये आपका फ्री रिजर्व्स है, सीआरआर के लिए काम आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम ठीक है। कैपिटल रिजर्व फॉर रिडम्पशन 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड, फ्रेश इशू दिया है। ये आपको क्या दिया है बच्चों? फ्रेश इशू दिया है 4,000 इक्विटी शेयर्स का, एंड 10% प्रीमियम पे इशू करने हैं, ठीक है। सेम डेट 12% प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया एट अ प्रीमियम ऑफ 2, रिडम्पशन प्रीमियम पे है। द वेयरअबाउट्स ऑफ 200 शेयर होल्डर्स कुड नॉट बी नोन, पेमेंट करने के टाइम इनको पेमेंट नहीं कर पाए, इनका एड्रेस नहीं पता, बदल गया, क्योंकि बदल जाता है, उन्होंने अपडेट नहीं किया तो पेमेंट चेक वापस आ गया। उसके बाद इन्होंने बोला है बोनस इशू देना है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? कैलकुलेशंस करेंगे पहले। देखो आपका प्रेफरेंस शेयर्स कितने का है सर? 36,000 शेयर्स हैं, 10 वाले रिडीम करेंगे। हमको ना खाली बोला 12% वाला प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना। देखो 12% वाला, 10% वाला नहीं बोला है क्योंकि वो पार्टली पेड अप है, तो उसको रिडीम कर ही नहीं सकते आप। अच्छा वो है आपका 36,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3,60,000। हाँ सर 3,60,000 रुपये हो गए। उसमें 4,000 शेयर्स आप फ्रेश इशू कर रहे हैं, 10 वाले 40,000, प्रीमियम नहीं लेते हैं, ना लेफ्ट में प्रीमियम लेंगे ना राइट में प्रीमियम लेंगे। प्रीमियम इस इक्वेशन में आता ही नहीं, सीआरआर के इक्वेशन में प्रीमियम आता ही नहीं। तो आप 360 में से 40 का फ्रेश इशू करेंगे तो बाकी 320 का सीआरआर क्रिएट करेंगे। और सीआरआर हमेशा फ्री रिजॉर्व्स में से क्रिएट करते हैं। हमारे फ्री रिजॉर्व्स जनरल रिजॉर्व 240 उठा लेंगे, बाकी पीएनएल, क्योंकि जनरल रिजर्व अपने पास है ही 240, तो ये पूरा उठा लेंगे और बाकी जितना कम पड़ा उतना हम पीएनएल को बोलेंगे भाई तू अपना हिसाब दे थोड़ा। तो 240 यहाँ से उठाया, 80 यहाँ से उठाया, 320, ठीक है। हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। पहले हम फ्रेश इशू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 4,000 शेयर 10 के हिसाब से 40 और 10% प्रीमियम 40 का 10%, 4,000 टोटल 44,000 मिल गया। हमको 320 का सीआरआर क्रिएट करना है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 240 वहां से उठाया, पीएनएल अकाउंट डेबिट 80 वहां से उठाया और 360 का सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। अब आप रिडम्पशन की दो एंट्रीज करेंगे। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन में कैपिटल खत्म करना है, मतलब डेबिट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और प्रीमियम देना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लॉस है तो प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 36,000 शेयर्स पे ₹2 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोला है, तो 72,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम बच्चों दे देंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 432 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक पे कर दो। लेकिन आप ना 200 शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर पाए, तो 200 टोटल 432 में 200 शेयर होल्डर 12 के हिसाब से, क्योंकि रिडम्पशन 12 में कर रहे हैं, 10 का शेयर ₹2 प्रीमियम, तो 12 में, तो 12 मतलब 200 शेयर का 2,400 रुपया आप नहीं पे कर पाए, काट दो, बाकी अमाउंट हमने पे कर दी। बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं बोनस शेयर्स की, तो बोनस शेयर्स रीड करते हैं पहले। बोनस इशू ऑफ इक्विटी वाज मेड 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड on out of CRR. However, very important, equity share issued for redemption are not eligible for bonus. गेम बदल दिया, बोलता है आपने ये जो 4,000 शेयर इशू किए अभी, इनको बोनस नहीं देंगे। तो मतलब पुराने कितने शेयर्स हैं? 60,000, इनको हम बोनस देंगे, पुराने इक्विटी शेयर्स को। तो आपकी कैलकुलेशंस करेंगे 2 for 5, 2 for 5, तो 60,000 के बदले में कितना? इट कम्स टू 24,000 इक्विटी शेयर्स। दो बोनस 5 के बदले में, तो 60 के बदले में कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट कम्स टू 24,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच,
2,40,000 का बोनस रुपीस में देंगे और ये CRR में से करेंगे। क्या हमारे पास इनफ CRR है? हाँ, हमारे पास 320 का CRR में से ही 240 देना है, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं। इसकी हम 2 एंट्रीज पास कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ रह गई थी, हमने जो रिडम्पशन का प्रीमियम दिया वो अपने को PNL में से राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सेक्शन 133 कंपनी अज्यूम करेंगे और सेक्शन 133 कंपनी में जो कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल हैं उसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं बच्चों? PNL से एडजस्ट। जकास। अब आप बोनस की अकाउंटिंग करेंगे, CRR में से पैसा निकाल के बोनस टू शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करेंगे और फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, वहां से पैसा निकाल के शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। नया कैपिटल पैदा होगा, जनरेट होगा, शेयर होल्डर्स को फ्री में बांट देंगे। क्या बात है सर, फटाफट 5 मिनट में सब समाप्त। क्या बात है, यस सर। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 6th A, इक्विटी शेयर का अपने को इशू का क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोरेटा डबल प्रोरेटा अलॉटमेंट है, ऐसा मॉड्यूल में एक क्वेश्चन ऑलरेडी है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हिंदुजा लिमिटेड इशूड प्रॉस्पेक्टस 6 लाख शेयर्स अपने को इशू करने, इनवाइटिंग 6 लाख शेयर्स एप्लीकेशन 10 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 2। तो आपका एप्लीकेशन कितना है? 3, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम हटा देंगे तो 3 और 2, 3 कैपिटल 2 प्रीमियम है और कॉल 4 है, तो आपका टोटल कैपिटल 10, 2 का प्रीमियम, तो 12 रुपये में इशू करने वाले हैं। एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ गए, 18 लाख शेयर के 6 लाख के सामने, और उसमें से हमने 4 लाख एप्लीकेशंस को फुली रिजेक्ट कर दिया, पैसा रिफंड कर दिया, फुल रिजेक्शन। तो हमने एक टेबल बना दिया, इसमें हमने दिखा दिया कि भाई 4 लाख शेयर्स को हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया, पूरा रिजेक्ट कर दिया और इनके पैसे क्या कर दिए? रिफंड कर दिए। एक टेबल है, एक टेबल फॉर्मेट बनेगा तो क्वेश्चन इजी होता है देखना समझना। उसके बाद बोला बाकी एप्लीकेशंस प्रो रेटा हुए, कैसे? एक 8 लाख के शेयर्स, 8 लाख शेयर्स थे, उनको 4 इशू किए तो 4 रिजेक्ट हुए। 6 लाख एप्लीकेशंस के सामने 2 इशू किए तो 4 रिजेक्ट हुए। तो हमने यहाँ पे वही डाल दिया, 8 लाख का 4 अलॉट किया, 4 रिजेक्ट किया, 6 लाख का 2 अलॉट किया, 4 रिजेक्ट किया, टोटल कर देंगे तो मैच हो जाएगा। टोटल एप्लीकेशंस 18, अलॉटमेंट 6, तो 12 का रिजेक्शन है। अच्छा, ये जो प्रो रेटा के रिजेक्टेड शेयर्स हैं, इनका पैसा अपने को वापस करना है। 4 लाख 2 रिजेक्शंस हैं, लेकिन ये पैसा हम पूरा वापस नहीं करेंगे। ये लिखा है कि एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड टू सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो आपका जो प्रो रेटा रिजेक्शन है, प्रो रेटा रिजेक्शन में जो एप्लीकेशन मनी है वो वापस मत करो, इन्हीं लोगों से हमें अलॉटमेंट मनी लेना है, अलॉटेड शेयर्स का, उसमें एडजस्ट करो। अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करने के बाद अगर फिर भी एक्सेस बच गया तो बैलेंस आप उनको क्या कर दो? रिटर्न, रिफंड कर दो। ठीक है, ऑल कॉल्स वर मेड एक्सेप्ट फाइनल कॉल बाय शेयर होल्डर कैटेगरी 1 applied for 3,400 shares. His shares were forfeited. Now there is a game. He what? Applied for 3,400 shares. Applied for क्या करा इन्होंने? 3,400 शेयर का क्या किया इन्होंने? एप्लीकेशन मारा है। मतलब इनको अलॉट कितने शेयर्स हुए होंगे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन। अगर मैं कैटेगरी 1 की बात करूं, कैटेगरी 1 इज 8 लाख के बदले में 4 लाख अलॉट किए गए, ठीक है ना, और 4 लाख रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब है 2 के सामने 1 अलॉट होगा, 1 रिजेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट और क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेशियो क्या है? 2:1। तो इसने 3,400 शेयर अप्लाई किए थे, तो इनको कितने शेयर अलॉट किए होंगे? इट कम्स टू कितने शेयर्स? 1,700 शेयर्स। ये अप्लाइड लिखा है, अलॉटेड नहीं लिखा है। यहाँ पे बड़ी गेम है, जून 25 के पेपर में भी यही गेम इंस्टीट्यूट ने खेला था।
प्रोरेटा में अलॉटेड नहीं, प्रोरेटा में अप्लाइड दिया था, तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा नहीं आया वो अलॉटेड शेयर्स का नहीं आया। अरे बात समझ रहे हैं क्या बोलना चाहता हूं मैं? तो इन लोगों ने 3400 शेयर्स अप्लाई किए थे, हम दो के बदले में एक देते हैं, तो 3400 का हमने 1700 शेयर्स क्या किए, इनको हमने अलॉट किए। तो इनको हमें कॉल मनी लेना था, कुड नॉट पे क्या कॉल नहीं दिया, 1700 शेयर्स पे, 3400 शेयर्स पे नहीं, कितने शेयर्स पे, 1700 शेयर्स पे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करते हैं, ये तो कॉल की बाद में बात करेंगे, शेयर फॉरफिट किए फिर रीइश्यू भी कर दिए, ठीक है, बाद में बात करेंगे। पहले हम सिंपल बात करेंगे, किस बात की बात करेंगे, पहले कैलकुलेशंस बात करेंगे, फिर इसके ऊपर कॉल बाद में, पहले अलॉटमेंट तक का हिसाब करते हैं। अब आप बहुत ध्यान से बच्चों को देखेंगे, इंस्टीट्यूट ने इसका टेबल बनाया होता है, लेकिन मैं फ्लो चार्ट बनाया हूँ, ये थोड़ा इजी पड़ता है। देखो मैं इसका हिसाब पूरा आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। टोटल 18 लाख शेयर एप्लीकेशन हुए, 3 के हिसाब से 54 लाख का एप्लीकेशन मनी आया। कैटेगरी 1 फुल रिजेक्शन, 4 लाख शेयर, 3 के हिसाब से 12 लाख रिजेक्टेड शेयर्स, फुली रिजेक्टेड शेयर्स पैसा वापस करेंगे। ठीक है, अब दूसरा 8 लाख के बदले में 4 अलॉट किए, 4 रिजेक्ट किए, तो 8 लाख शेयर का 3 के हिसाब से 24 लाख एप्लीकेशन मनी आया। उसमें जो अलॉटेड शेयर्स हैं 4 लाख शेयर, उसका 3 के हिसाब से 12 लाख रुपया आपको कैपिटल में जमा करना है। अलॉटेड शेयर्स का पैसा कैपिटल में जमा होता है, अलॉटेड शेयर्स का पैसा कैपिटल में जमा होता है। ये जो रिजेक्टेड शेयर्स हैं 4 लाख, उसका एप्लीकेशन मनी, इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, पूरा 12 लाख रुपया। तो ये जो 4 लाख शेयर्स हैं प्रोरेटा वाले, उनसे हमें अलॉटमेंट मनी लेना है 5 रुपया एक शेयर का, तो हमें उनसे 4 लाख शेयर पे 5 मतलब 20 लाख का अलॉटमेंट मनी लेना है। लेकिन उनका हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी 12 लाख पड़ा है, तो 12 लाख रुपया इस 20 लाख में एडजस्ट करेंगे, 12 लाख एडजस्ट किया, बाकी उनसे कितना अमाउंट लेंगे, 8 लाख रुपया मांगेंगे। उम्मीद है कि जो मैं समझाने की कोशिश करता हूं वो आपके खोपड़ी में जा रहा है। ठीक है सर। अच्छा, प्रो रेटा अलॉटमेंट 2, जिसमें 6 लाख एप्लीकेशन में 2 अलॉट किए, 4 रिजेक्ट हुए, तो 6 लाख एप्लीकेशन का 18 लाख एप्लीकेशन मनी 3 के हिसाब से, 6 3 का 18। आपने जो शेयर अलॉट किए 2 लाख शेयर, 3 के हिसाब से 6 लाख रुपया, ये जो शेयर अलॉट किए गए 2 लाख, इसका एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर किया जाए। हाँ, जो आपने 4 लाख शेयर रिजेक्ट किए 3 के हिसाब से 12 लाख उसका पड़ा है हमारे पास, इसको आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। अब आपके 2 लाख शेयर्स अलॉटेड हैं, 2 लाख शेयर्स पे आपको 5 रुपया अलॉटमेंट मनी लेना है, तो 2 लाख शेयर्स पे 5 रुपया अलॉटमेंट मनी केवल 10 लाख रुपया होता है, तो इनसे अलॉटमेंट लेना ही 10 लाख है, लेकिन इनका पड़ा है अपने पास 12 लाख रुपया। कितना पड़ा है, 12 लाख रुपया, तो इनका हमारे पास कितना पड़ा है, 2 लाख एक्सेस पड़ा है। ये जो 2 लाख एक्सेस पड़ा है इसको क्या करेंगे, बोला रिफंड कर देंगे। तो जो प्रो रेटा अलॉटमेंट का रिजेक्टेड शेयर का पैसा है वो पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद बच गया तो रिफंड कर दो, तो ये रिफंड कर देंगे। तो ये पूरा फ्लो चार्ट में तीनों कैटेगरी एक साथ बच्चों डिस्कस हो गए, ऑल इन वन फ्लो चार्ट। बस अब इसकी क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। मैंने एंट्रीज को अधूरा पास किया है, साथ में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपने को 18 लाख शेयर पे 3 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आएगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पहले जमा करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर ये जो शेयर एप्लीकेशन है उसमें से कुछ पैसा रिफंड करेंगे। कितना पैसा रिफंड करेंगे, देखो एक 12 लाख रुपया रिफंड करेंगे और एक 2 लाख रुपया रिफंड करेंगे। प्रोरेटा का रिजेक्टेड लास्ट कैटेगरी का 2 रिफंड करेंगे, फुल रिजेक्शन का 12 लाख, 12 2 14 लैक्स का रिफंड कर देंगे बच्चों, तो टू बैंक 14 लैक्स कर देंगे। फ्लो चार्ट से सब फिगर्स मिलने वाले हैं। आपका कुछ अमाउंट शेयर कैपिटल में जमा किया जाएगा, कितना अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगा, देखो मैं कलर बदल के शेयर कैपिटल वाला अमाउंट आपको देता हूँ। एक आपका ये 12 लाख रुपया, दूसरा ये 6 लाख रुपया, 12 6 18 लाख रुपए। और बहुत इजी है, 6 लाख शेयर्स अलॉट किए 3 रुपए के हिसाब से, 18 लाख रुपए शेयर कैपिटल में जाए। अच्छा, बाकी पैसे शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे। अब इसका तीसरा कलर ले लेते हैं। चलो, शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे एडजस्ट होंगे, देखो ये आपका अलॉटमेंट मनी 12 लाख रुपए एडजस्ट होएगा इधर,
और इधर 10 लाख एडजस्ट होगा, 12 और 10 कितना एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में, 22 लाख रुपया बच्चों एडजस्ट हो जाएगा। तो 22 लाख रुपया आपका शेयर अलॉटमेंट में आप ट्रांसफर कर दो। मुझे उम्मीद है इज ऑल वेरी वेरी इजी एंड कंफर्टेबल बच्चों। चलो बहुत अच्छा। तो अब आप, ये हो गया अप्लीकेशन स्टेज कंप्लीट। अलॉटमेंट स्टेज बहुत सिंपल है। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे पहले, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमने टोटल 6 लाख शेयर अलॉट किए हैं। 6 लाख शेयर का 3 के हिसाब से 18 लाख का कैपिटल है, 12 लाख का प्रीमियम बुक करेंगे, टोटल 30 लाख रुपया अलॉटमेंट मनी लेना है। 30 लाख रुपए में बच्चों 22 लाख रुपया ऑलरेडी आ चुका है, तो बाकी अलॉटमेंट मनी कितना लेंगे सर, 8 लाख रुपए लेंगे, क्योंकि एडजस्ट में होने के बाद बाकी अलॉटमेंट मिलेगा ना अपने को। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको कॉल ड्यू करना है। कॉल ड्यू करने में इसमें मेरी कैलकुलेशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, चेंज कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं ना। अब बात करते हैं, कॉल ड्यू करेंगे 6 लाख शेयर 4 रुपए के हिसाब से 24 लाख रुपए का कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, हमें कॉल 24 लाख रुपया लेना है, लेकिन हमें 1700 शेयर के ऊपर 4 रुपया, तो 6800 नहीं मिला। तो बाकी जो डेबिट मिला वो हम लोग को टोटल करके डेबिट करना पड़ेगा। भाई बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं, तो कैलकुलेटर जी लगेंगे अपने को। सुपर फास्ट कैलकुलेशन में कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। 23,93,200 रुपीज़। तो जो आपने शेयर का कॉल मनी नहीं आया उसको फॉरफिट करेंगे। ये आपका वो शेयर का हिसाब किताब है। उस शेयर का आपको अप्लीकेशन मनी मिल चुका है, अलॉटमेंट मनी मिल चुका है, कॉल मनी नहीं मिला। देखो प्रीमियम अलॉटमेंट मनी के साथ है, 2 रुपया प्रीमियम है, वो प्रीमियम को इग्नोर करेंगे क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है। तो जब भी अगर आपको प्रीमियम मिल चुका है तो फॉरफीचर में उस प्रीमियम को इग्नोर करते हैं। तो आपको 6 रुपया मिला है, 4 नहीं मिला, तो आपका 10 का फॉरफीचर का करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 इंटू 1700 शेयर्स, तो 17,000 रुपये। टू कॉल्स इन एरियर्स, कितना कॉल्स इन एरियर्स है बच्चों, 4 इंटू 1700 शेयर्स 6,800, और 6 इंटू 1700 10,200 विल गो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बहुत सिंपल है। 1700 शेयर्स हमने फॉरफिट किए क्योंकि उसने 3400 शेयर्स अप्लाई किए थे, 1700 उनको हमने अलॉट किए 2:1 का रेशो के हिसाब से। ठीक है सर, वो फर्स्ट कैटेगरी का है। सेकंड कैटेगरी में 6 लाख का 2 लाख, मतलब 3:1 का अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एनीवेज, इसमें आपने इसको इशू किया 13 रुपए में इशू किया, तो उसमें आपका 10 रुपया तो कैपिटल में जाएगा और बाकी 3 रुपया प्रीमियम में जाएगा। यहाँ पे रीइशू एट प्रीमियम है, तो ये हो गया 22,100 रुपीज। इट्स अ रीइशू एट अ प्रीमियम। और जब भी आप रीइशू एट प्रीमियम करेंगे तो शेयर फॉरफीचर का जितना भी अमाउंट है ये पूरा का पूरा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, 10,200 रुपये। कोई डिस्काउंट ऑन रीइशू नहीं है, वो होता तो कैपिटल रिजर्व से पहले वो डिस्काउंट ऑन रीइशू क्या करते थे बच्चों, एडजस्ट करते थे। हो गया हमारा सम, रीइशू भी किया, फॉरफिट भी किया, प्रो रेटा का एडजस्टमेंट किया, बहुत ही बढ़िया समय, पूरा वर्किंग नोट भी बना लिया अच्छे से। ठीक है, वापस मैं आपको बता रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद चैनल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक नया चैनल बनाया है मैंने, उसमें आप लिंक में अभी जस्ट बनाया है, तो आप वहाँ पे कनेक्ट करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पे मैं ये पूरा सॉल्यूशन पोस्ट करने वाला हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ। वहाँ पे और भी लेक्चर्स का अपडेट आता रहेगा बच्चों। उसके बाद एक आखिरी सवाल है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, 2 मिनट का गेम है। अमाउंट स्पेंट फॉर वर्किंग रिड्यूसिंग वर्किंग एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे बच्चों एक अजम्पशन लिया गया है कि ये जो खर्चा है ये फिक्स असेट पे किया गया है। तो फिक्स असेट पे अगर कोई खर्चा करते हैं और उसकी वजह से हमारा वर्किंग एक्सपेंस कम होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपके पास डिलीवरी वैन है, आपने वो पेट्रोल का है, आपने उसमें सीएनजी किट लगा दिया, तो सीएनजी किट का 50,000 खर्चा आ गया। बट उस सीएनजी किट लगाने से आपका अभी फ्यूल कॉस्ट कम होगा, वर्किंग एक्सपेंस कम होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि इंस्टीट्यूट ना
एक जगह पे इसको रेवेन्यू बोला, एक जगह पे कैपिटल बोला है, तो मेनली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाता है बच्चों। रिपेयर सेकंड हैंड कार बिफोर ब्रिंगिंग टू वर्किंग कंडीशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर पुट टू यूज। पुराना कार लिया, उसको रिपेयर करवाया वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, बिफोर पुट टू यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्पेंट मेकिंग फ्यू एग्जिट्स इन सिनेमा टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट ऑर्डर, रेवेन्यू। ये तो एक कंप्लायंस है, मेंटेनेंस है। गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, पेनल्टी लगेगा, इसकी वजह से थोड़ी हमारा कोई रेवेन्यू बढ़ेगा। कोई थोड़ी हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि बरोबर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से थिएटर बनाए कि नहीं। हम तो देखते हैं भाई पिक्चर अच्छा है तो हम जाएंगे, धुरंधर बैठने की सीट बढ़िया है, थिएटर अच्छा बना होना चाहिए, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक, स्टॉक का कोई भी खर्चा रेवेन्यू होता है, सोचने का ही नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर्स अब्रॉड, कैपिटल असेट्स, वो बाहर से कोई मशीन लेने गए डायरेक्टर्स, तो मशीन खरीदने का खर्चा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें वापस एक अजम्पशन है कि मशीन खरीद के लाए, कल को मशीन ही नहीं खरीदा तो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाता है, तो इसमें पॉजिटिव अजम्पशन लेके इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा हमने पेपर डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपने पेपर अच्छा लिखा होगा, नहीं तो जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक्स है उनके ऊपर काम करो, वो टॉपिक्स के ऊपर काम करो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कोई भी चीज़ों में पढ़ाई करने में, यू वांट सम टाइम टेबल दैट इज़ इनटू अ प्रॉब्लम, क्रैश हो रहा है, टाइम टेबल नहीं सेट हो रहा है, हमारे पास एक टीम है, माई सेल्फ आई एम इनटू मेंटरिंग, मैं मेंटरशिप प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता हूँ, बिकॉज आई एम इनटू दिस टीचिंग ऑफ सीए सिंस लास्ट 25 ईयर्स, और कम से कम 40,000 बच्चों को मैंने पढ़ाया है। तो बिकॉज आई हैव स्पेंट होल लाइफ इनटू दिस फील्ड, तो मैं काफ़ी बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू पैटर्न ऑफ स्टडी, विथ रिस्पेक्ट टू किस सब्जेक्ट को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, लास्ट एक महीने में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या करने से कितने कितने मार्क्स और इम्प्रूव होंगे, कहाँ। देखो आप है ना बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, बच्चे क्यों नहीं पास होते सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट, क्या वो टैलेंटेड नहीं, टैलेंटेड तो हैं, बट दे मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, दे डोंट नो हाउ टू वर्क आउट द थिंग्स, बिकॉज उन्होंने कभी पहले ऐसा नहीं कि कोई एक्सपीरियंस है ये करने का, बेचारे फर्स्ट सेकंड टाइम कर रहे हैं, लेकिन वी हैव बीन इनटू दिस फील्ड सिंस लास्ट 25 साल मुझे पढ़ा के हो गया है, 3 साल में खुद सीए पढ़ा था, 28 साल, मतलब आप बोलो मेरी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ इसी फील्ड में गई है। तो वी कैन डेफिनेटली गाइड द स्टूडेंट्स वेरी वेल। काफ़ी हमारे बच्चे हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम अवेल करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे दिए हुए नंबर्स पे कनेक्ट करिए। नंबर्स तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, फिर भी स्क्रीन पे एक नंबर लिख देता हूँ, तो आप हमारे स्टाफ के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा बच्चों। चलो, तो इसी के साथ हम ये सेशन समाप्त करते हैं। कीप वर्किंग हार्ड, अगले महीने एग्ज़ाम है, 1 महीना है एग्ज़ाम में, तो पूरी ताकत के साथ और दिमाग को ठंडा रख के अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, इधर उधर मत सोचेंगे। कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लास्ट 1 मंथ में हमें ध्यान देनी है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। हम उन चीज़ों के ऊपर भी जल्दी ही बात करेंगे कि लास्ट 1 महीने में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे को यही कन्फ्यूजन होता है, ये करूं कि ये करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, ये बुक उठाऊं नया कि अभी लास्ट मोमेंट पे नहीं उठाऊं, ये मॉक पेपर दूं कि नहीं दूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे करूं, कितना लिखूं कितना पढूं, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो हम आपको उन सब सब प्रॉब्लम्स का आप प्रॉपर सॉल्यूशन गाइडेंस देंगे। मैं आपको कमिटमेंट देता हूं, अगर आपने हमारे उन सिस्टम्स को फॉलो किया जो हम आपको सिखाएंगे, रिजल्ट डेफिनेटली आने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली आने वाला। चलो बच्चों, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक्स अ लॉट।